नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल बीपीएससी फाइटर्स पे स्वागत करता हूं। सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पाल कला, ठीक ना। तो आज पाल कला के हर एक डायमेंशन को मैं बारी बारी से आप लोग को बताऊंगा। लास्ट लेक्चर जो मेरा था वो मौर्यन आर्ट या मौर्य कला को लेके था, तो उसमें मैं हर एक डायमेंशन को जिस तरह पढ़ाया था उसी तरह से इसमें भी मैं आप लोग को बताने का कोशिश करूँगा। और जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि जो बीपीएससी जो जीएस पेपर फर्स्ट जो होता है मेंस में जो 300 मार्क्स का, उसमें एक सेक्शन हिस्ट्री का होता है। और हिस्ट्री के सेक्शन में ही, हिस्ट्री के अंदर में ही जो तीन जो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, जिसमें कि आपको मौर्यन आर्ट है, पाला आर्ट है और पटना कलम है, तो इससे तीनों में से एक क्वेश्चन तो बीपीएससी हर एक साल पूछता ही पूछता है। जैसे लास्ट 66 मेंस जब मैं अपेयर हुआ तो उसमें हमसे पूछा था कि पटना कलम, तो इस बार हो सकता है मौर्यन आर्ट और पाल कला में एक क्वेश्चन कन्फर्म आ जाए। इसलिए मैं पहले मौर्य कला को और फिर अभी पाल कला को, दोनों को मैं काफ़ी अच्छे से आप लोग को बता रहा हूँ। इसलिए इस बार के जो इम्पोर्टेंट होगा 67 के लिए मौर्यन आर्ट और पाल कला को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। हालांकि पटना कलम को हम लोग पढ़ेंगे, देखिए ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि जो लास्ट बार पूछ दिया इस बार नहीं पूछा। हाँ, लेकिन फिर भी एक बीपीएससी का जो पैटर्न ये रहा है कि लास्ट साल जो आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन पूछता है उसके अलावा कोई दूसरा कोई पूछ लेता है। इसलिए इस बार के लिए 67 के लिए मौर्यन आर्ट और पाला आर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस दोनों लेक्चर को काफ़ी अच्छे से देखिए, इसका नोट्स बनाइए और मेंस का आंसर राइटिंग जरूर कीजिए। जो आप लोग को पता है, जो पुराने हैं हमसे जुड़े हुए या जो नए हैं उनके लिए बता देता हूँ कि मेंस आंसर राइटिंग मेरा प्रोग्राम चल रहा है। टेलीग्राम पर भी गर्ल्स के लिए चल रहा है, व्हाट्सएप पे बॉयज़ के लिए चल रहा है। आप लोग नीचे लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम को ज्वाइन करें या मेरे नंबर पर कॉल करें। उसमें मैं आपको मेंस का कैसे आंसर राइटिंग होता है अभी तक जितना भी हुआ मैं आप सबको बता दूंगा। जो भी नए हैं उनके लिए, जो बाकी जो पुराने हैं उनको पता ही है, ठीक ना। एक चीज़ और मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमको अभी तक कई सारा ऐसा मैसेज या कॉल पर्सनली आया है कि सर कि आप जो मेंस का जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। तो मैं एक बार फिर से उन सभी का शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि जिन्होंने हम पर मतलब कि विश्वास किया और हमारे इस मेंस के सीरीज़ को आप लोग पसंद कर रहे हैं। और कई सारे मतलब कि खासकर गर्ल्स ने हमको कॉल करके ये मतलब कि बोला कि सर मैं पटना में कई जगह कोचिंग ले चुकी हूँ, लेकिन कोचिंग में उस तरह का कंटेंट नहीं मिला जैसा कि आप हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं और भी कई बार हमको कॉल आया था पिछले हमको लगभग एक महीने से, जब से मैं मेंस का जब सीरीज़ शुरू किया था तभी से हमको लगातार कॉल आ रहा था, मैसेज आ रहा था सर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि हमको खुद विश्वास नहीं हो रहा कि जम्मू कश्मीर में जो हमारे जो सीमा पर कई सारे ऐसे आर्मी हैं, फौजी हैं, उनका कॉल आया। कल एक सिलीगुरु में एक हमारे सैनिक थे बीएसएफ में, उनका कॉल आया था। तो हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मतलब कि हमारे इस कंटेंट को, हमारा जो मैं पढ़ा, जो प्रोवाइड आप लोग को कर रहा हूँ मटेरियल्स एंड नोट्स, वो आप लोग को पसंद आ रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा मेनली ये यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का पर्पस ही यही था कि मेंस पे फोकस करना। देखिए पीटी की जहाँ तक बात है तैयारी, तो पीटी पर आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे तो बहुत मिल जाएगा। 1000 से अधिक चैनल बीपीएससी पीटी का तैयारी करा रहा है, वही एमसीक्यूज करा रहे हैं, कोई कुछ करा रहे हैं। तो पीटी का तैयारी का तो कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात मेंस की आती है, मेंस में वो भी क्वालिटी बेस्ड जो नोट्स या मटेरियल की बात आती है वो आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा। तो मैं उसी मतलब कि दिशा की ओर अपना ये चीज़ें कर रहा था कि नहीं मेंस के लेवल पर किया जाए। और जहाँ तक इंग्लिश मीडियम के लिए है तो उनका भी नोट्स बन रहा है। तो जैसे कि आज जो ये पाला आर्ट है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको लिए मैं अलग से बोलना चाहूँगा, पाला आर्ट का आपको अलग से नोट्स मिल जाएगा। आपको मेरे टेलीग्राम पे वहाँ से डाउनलोड कर लें। और मौर्यन आर्ट का भी आपको नोट्स मिल जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश मीडियम में भी नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करूँ, क्योंकि काफ़ी सारे हमको अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि आपका जो मेंस का जो कंटेंट काफ़ी बेहतर है और उसमें काफ़ी बेहतर। इसलिए मेरा कोशिश रहेगा आप लोग जितना हम पर विश्वास कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग के लिए कुछ अच्छा करूं। बस आपको यही करना है कि मेंस में जितना मैं पढ़ा रहा हूं इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें, इसका एक अच्छा अपना खुद का नोट्स बना लीजिए। और देखिए मेंस में क्या है कि दिक्कत ये है कि कोई एक अच्छी बुक्स नहीं कि आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए आपको जितना मैं बताऊंगा, चाहे जीएस पेपर फर्स्ट की बात हो, सेकंड की बात हो, यहाँ तक कि ऑप्शनल की जो बात है, आपको पता है कि ऑप्शनल में ज्योग्राफी, एलएसडब्ल्यू और हिस्ट्री का भी ग्रुप चल रहा है। वहाँ भी मतलब कि बहुत सारे मेरे दोस्त जो आंसर लिखना शुरू कर दिए हैं। तो आप लोग जो भी नहीं अभी तक लिखे या नहीं उस ग्रुप में जुड़े तो वो भी जुड़ जाएँ और वहाँ भी आप आंसर राइटिंग लिख के जो है अपना जो तैयारी को क्या करें एक दिशा दें। और देखिए अभी तो पीटी भी है, पीटी तो 50 दिन अभी बचा है लगभग। लेकिन अगर 1-2-3 घंटा अगर आप मेंस में पढ़ेगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि देखिए मेंस का अगर तैयारी करने मतलब कभी कभी क्या होता है आपका पीटी का ऑलरेडी तैयारी हो जाता है। जैसे मान अगर आप
अगर जो पाल कला से वो क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, पीटी में पूछ चुका है, मॉडर्न आर्ट से क्वेश्चन पीटी में पूछता है। मतलब अगर आप मेंस का तैयारी कीजिएगा तो कहीं ना हिस्ट्री एक ऐसा सेक्शन है, अगर आप मेंस के लेवल पे भी पढ़िएगा तो आपका पीटी का भी तैयारी हो जाएगा। तो इसलिए आप 1-2 घंटा 3 घंटा जितना भी आपको समय मिले मेंस में जरूर दीजिए, क्योंकि देखिए अगर आपका मेंस बहुत अच्छा है तो बीपीएससी मतलब क्वालिफाई होने से कोई दुनिया का ताकत आपको नहीं रख सकता। और डीआई, मैं अभी डीआई पर भी एक वीडियो में बना चुका हूँ, कैसे उसकी तैयारी किया जाए, क्या उसका सोर्स यूज़ किया जाए। तो अब नेक्स्ट में 1-2 वीडियो के बाद जो है ना आप लोग को डीआई का भी मैं लेक्चर लगातार लूँगा, कैसे उसको सॉल्व किया जाए। मैं डेली प्रैक्टिस सेट मैं अपने ही टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल पर आप लोग को दूंगा कि एक डेली क्वेश्चन दूंगा डीआई का, आप लोग को बनाना है, फिर मैं उसका आपको आंसर भी क्या करूँगा, कैसे मतलब कि लिखा जाए, कैसे उसको बनाया जाए, सॉल्व किया जाए, वो सारी बातें मैं डीआई का भी अलग से मैं चर्चा करूँगा। तो आइए, ये तो मैं फिर से उन सभी का मतलब कि थैंक यू मैं उन सभी को बोलना चाहता हूँ जिन्होंने हम पर विश्वास किया। और पर्सनली हमको मतलब कि सेकंड पेपर का डिमांड काफ़ी बढ़ गया, तो आप लोग टेंशन ना लें। सेकंड पेपर का भी मैं हर एक, जिस तरह से आपको मैंने हिस्ट्री का एक चीज़ एक टॉपिक में काफ़ी अच्छे से कवर कराया हूँ, और यहाँ तक कि मैं आंसर राइटिंग भी करवा रहा हूँ, पढ़ाने के साथ साथ मैं सबका आंसर राइटिंग भी करवा रहा हूँ। उसी तरह जीएस पेपर सेकंड का भी, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, या ज्योग्राफी का सेक्शन हो, या साइंस टेक का टॉपिक हो, सारा चीज़ मैं आप लोग को अच्छे से प्रोवाइड करूँगा। आप उसमें किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस हमसे जुड़े रहें। आप जिस तरह से हमको प्यार दे रहे हैं ऐसा हम प्यार देते रहें, आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि पीटी में भी हम पीटी के लेवल पर भी 60 दिन का कभी आपको होमवर्क फिर शुरू किए हैं, जिसमें कि कई सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, डेली उनका रिवाइज हो जा रहा है, और यहाँ तक कि एक सब्जेक्ट का 3 बार रिवाइज हो चुका अभी तक पिछले 10-15 दिनों में, और करंट तो इतना बार रिवाइज हो जाएगा सबको याद हो जाएगा। तो इसलिए मैं ऐसा पीटी का भी मेरा प्रोग्राम चल रहा है, मेंस जीएस का भी चल रहा है, और यहाँ तक ऑप्शनल लेवल का भी चल रहा है। तो जो हमसे जुड़े हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा हेल्पफुल हो रहा है। इसलिए जो भी लोग नए हैं हमसे जुड़ें, और विश्वास दिलाता हूँ कि मेंस बीपीएससी मेंस को लेके आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। पीटी को लेवल पे मैं ऐसा कंटेंट आप लोग को दिया हूँ कि जो एग्जाम में वही आएगा। तो इसलिए पीटी हो या मेंस हो, यहाँ इंटरव्यू हो, तो मैं हर एक लेवल पे कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग कुछ बेहतर किया जाए। चलिए, तो अच्छा भाषण ज़्यादा हो गया, सॉरी, आपका टाइम बर्बाद हुआ, लेकिन फिर बोलना हमको जरूरी था, क्योंकि कई बार हमको मैसेज कॉल आ रहा था, तो नहीं आप लोग के शेयर ये बात किया जाए। आइए हम लोग आज पाला आर्ट या पाल कला को अच्छे ढंग से क्या करते हैं देखते हैं। देखिए, जितना भी मैं टॉपिक पढ़ाया हूँ, हर एक टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं एक अच्छा सा भूमिका या इंट्रोडक्शन बताता हूँ आप लोग को। तो देखिए, पाल कला या पाला आर्ट में क्या आप एक अच्छा सा भूमिका या इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। यहाँ देखिए मैं लिखा हूँ, आप ऐसा लिख सकते हैं कि कला मानव के रचनात्मक कल्पनाओं, जो हम लोग सोचते हैं, रचनात्मक कल्पनाओं की अभिव्यक्ति, उसका एक्सप्रेशन मानी जाती है। साथ ही इसके किसी काल या समय या शासक या राजवंश विशेष की संस्कृति की भी पहचान होती है। अगर जो मौर्यन आर्ट हम लोग पढ़े, तो मौर्य कला में जो चीज़ें बनी तो वो कहीं ना कहीं उस समय की पहचान है, उस शासक की सोच को दिखाता है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि अकबर, मतलब कि जो है ना, जो अकबर कई सारे आर्किटेक्ट बनाता है, या जैसे कि शाहजहाँ भी जैसे कि उनका आर्किटेक्ट है, चाहे ताजमहल हो, तो क्या ये सब क्या दिखाता है, ये सब कहीं ना शासक की सोच को दिखा रहा है, ठीक ना। इसी तरह यहाँ अगर पाल कला में अगर कोई डेवलपमेंट हो रहा है आर्किटेक्ट में या पेंटिंग में या किसी मूर्ति कला में, तो कहीं ना कहीं शासक की पहचान या उनकी जो मनोदशा को दिखा रहा है। इस दृष्टिकोण से पूर्व मध्यकाल, आपको पता है कि जो हिस्ट्री का जो मेडावल का जो सेक्शन है, पार्ट है, उसमें 2 पार्ट है। एक तो है 900 से लेकर 1200 तक को हम लगभग उसमें पूर्व मध्यकाल बोलते हैं, और 1200 से लेकर लगभग आपका 1707 जब तक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती तब तक उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तर मध्यकाल बोलते हैं। तो ये जो पाल, जो जितने भी राजवंश थे, इनका आपको 900 से लेकर 1200 तक में पूर्वी जो भारत है, खासकर बिहार और बंगाल में इनका काफ़ी डोमिनेंस रहा था। तो वही हमें लिखा हूँ कि इस दृष्टिकोण से पूर्व मध्यकालीन ईस्वी के मध्य में विकसित पाल कला का विशेष महत्व है, क्योंकि इसने न केवल मौर्य काल से विकसित हो रहे बिहार की समृद्ध कला संस्कृति परंपरा को निरंतरता और विस्तार मिला, वरन आगे चलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका क्या हुआ, प्रचार और प्रसार हुआ। तो ऐसे करके आप जो है इसके इंट्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और भी अगर आपको बेहतर इसे लिखें ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको छोटा सा ऐसे करके बताया हूँ कि आप ऐसा भूमिका लिख सकते हैं। अब देखिए, जो बीपीएससी में जो पाला आर्ट या पाल कला जो क्वेश्चन पूछता है, मेनली इसमें क्या पूछता है कि पाल कला का क्या फीचर्स है, या इसकी क्या विशेषता है, या इसके अलग अलग सारे आयाम या डायमेंशन को अच्छे से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन ये पूछा है, लास्ट 65 में क्वेश्चन पूछा था, उसके पहले भी कई बार क्वेश्चन बीपीएससी पूछा। आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें सब क्वेश्चन ही पूछता है कि पाल कला का वर्णन करें, या पाल के जितने भी फीचर्स या उनका आर्किटेक्ट है, या जितने भी पेंटिंग है, सबका विशेषता ही पूछता है। तो मैं उसी एंगल से चीज़ों को आपको बताने का कोशिश करूँ। आइए देखिए, तो यहाँ पे जो अगर आप पाल कला अगर पढ़िएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसके जो है ना,
कुछ डायमेंशन है, कुछ आयाम है। तो मैं उसी चीज़ को आप लोग को अच्छे से देखिए बता रहा हूँ। सामने यहाँ दिख रहा होगा आपको कि ये मैं लिख दिया हूँ, विशेषता या लक्षण पूछे या रूप पूछे, वर्णन पूछे या उल्लेख पूछे, सब में आपको लगभग यही बात लिखना है, ठीक ना। तो फीचर्स पूछे, उसका कैरेक्टरिस्टिक पूछे, उसके डिफरेंट डायमेंशन पूछे, सब में आपको ये लिखना है। तो देखिए यहाँ आपको पाल कला लिख देना है। इसमें देखिए सबसे पहले ये आर्किटेक्ट है, जिनका इंग्लिश है उनको मैं उनके लिए इंग्लिश टर्म यूज़ कर रहा हूँ। ये स्थापत्य मतलब आर्किटेक्ट, ठीक ना। तो स्थापत्य में 2 एंगल से पाल कला का विकास हुआ। एक तो उसमें हिंदुओं के लिए मंदिर बना है, और जो बौद्ध धर्म है उस समय जो था उनके लिए स्तूप बना है, विहार बना है और चैत्य बना है। ये स्थापत्य कला में डेवलपमेंट हुआ है। मूर्ति कला की जहाँ तक बात है, इसमें आपको मिलेगा कांसे की मूर्ति, और उसके बाद आपको पत्थर की भी मूर्ति मिलेगा, तो ये हम लोग देखेंगे। और जहाँ तक पेंटिंग की बात है, चित्रकला की बात है, तो वहाँ आपको एक पांडुलिपि जो हाथ से बना हुआ कुछ पेंटिंग मिलेगा, और आपको भित्ति चित्र मतलब दीवार, इसको बोलते हैं वॉल पेंटिंग। जैसे आप हम लोग देखते हैं बिहार में, मिथिलांचल के इलाके में जो दीवार पे पेंटिंग होता है, हम लोग जब कभी पूजा पाठ हम लोग के घर में होता है तो हम लोग ने गोबर से दीवार पे कुछ पेंटिंग का काम करते हैं, या तो वही है। तो भित्ति चित्र मतलब दीवार पर कुछ हमको चित्र जो है ना इस कला में देखने को मिलता है। तो फिर से मैं बोलना चाहूँगा, तो पाल कला के हम पाल कला या पाला आर्ट का 3 डायमेंशन हम लोग देखेंगे। एक तो इसमें आर्किटेक्ट स्थापत्य के क्षेत्र में हिंदू और बौद्ध धर्म को देखेंगे, मूर्ति कला में देखेंगे, और फिर हमको चित्रकला का ऐसे डायमेंशन करके हमको क्या करना है, इसमें देखना है। फिर देखिए इस तरह से अगर आपको एक और आप ऐसा करके आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। देखिए ऐसा कुछ बना सकते हैं आप फ्लो चार्ट, कि यहाँ देखिए मैं फ्लो चार्ट बना दिया हूँ कि पाल कला के रूप, यहाँ देखिए मैं लिख दिया हूँ, अलग अलग इसका डायमेंशन क्या है। देखिए स्थापत्य कला में फिर वही है, हिंदू मंदिर है, बौद्ध धर्म में है स्तूप, विहार, चैत्य। मूर्ति कला में कांसा की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है। चित्रकला में पांडुलिपि और भित्ति चित्र की। ऐसा भी एक तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल डायग्राम हो गया। ऊपर में आपको ऐसे करके वर्टिकल बनाने का कोशिश करें, आपको जो अच्छा लगे आप उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो अब आइए हम अलग अलग से जो इसका जो स्थापत्य कला है उसके हर एक डायमेंशन को अच्छे से हम कवर करते हैं। देखिए सबसे पहला जो है आर्किटेक्ट में जो आपका है, ये दिख रहा होगा आपको स्थापत्य कला में। देखिए स्थापत्य कला में सबसे पहला जो इनका जो बौद्ध धर्म को लेके जो बना है, बुद्धिज़्म को लेके जो इनका डेवलपमेंट हुआ है, पाल कला के शासकों ने किया है, खास करके धर्मपाल है, गोपाल है, इन लोगों ने। तो इसमें देखिए जो स्थापत्य कला में आपको सबसे पहला इसमें मिलेगा महाविहार। क्या मिलेगा? महाविहार। देखिए एक मेनली 3 महाविहार का आप उल्लेख एग्जाम में कीजिएगा। एक तो अदंतपुरी है बिहार शरीफ में, इसको गोपाल ने बनाया था। एक विक्रमशिला आपको जो भागलपुर में है धर्मपाल ने बनाया था। और एक सोमपुरी है बांग्लादेश में है, ये आपको धर्मपाल ने बनाया। बीपीएससी एक बार सोमपुरी पूछ चुका है, पीटी में पूछ चुका है सोमपुरी कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। और मैं यहाँ जो होमवर्क फीज मेरा चल रहा है उसमें मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आप इसमें महाविहार को 3 दिखाएंगे। और मेनली देखिए जो महाविहार जो बना है वो ईंट और पत्थर से निर्मित है। आपको अगर पूछेगा, अगर बीपीएससी ये पूछेगा पाल कला का अलग अलग फीचर्स बताइए, तो आप देखिए पहला लिखिएगा स्थापत्य कला महाविहार, उसमें लिखिएगा मतलब जो महाविहार बनाने में ईंट और पत्थर का यूज हुआ है। और ये बौद्ध धर्म से प्रेरित है, क्योंकि आपको पता है कि महात्मा बुद्ध के मरने के बाद स्तूप, विहार किनके लिए बना था? ये सब बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बना था। आप यहाँ लिख सकते हैं ये बौद्ध धर्म से आपको प्रेरित है। उसके बाद इसमें महाविहार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये मूलतः भिक्षुओं के निवास और शैक्षणिक दृष्टिकोण से क्या किया गया था, बना। ऑब्वियस बात है महाविहार में लोग कुछ रहते भी थे और वहाँ पढ़ाई लिखाई का भी काम होता है। खासकर बौद्ध धर्म के जितने भी साहित्य या लिटरेचर उनका पढ़ाई लिखाई होता था, तो उनके दृष्टिकोण से जो है ना ये आपका महाविहार क्या है, ये 3 जगह आप इसका जिक्र जरूर करेंगे। आगे इसमें देखिए आप कि जो इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो महाविहार जो है खास करके पाल डायनेस्टी के लिए, वो आपका विक्रमशिला है। विक्रमशिला सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आप विक्रमशिला का जरूर जिक्र करेंगे, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और इसमें एक तो प्रवेश द्वार है, खुला इसका आंगन है, इसमें इसकी विशेषता है। इसमें अलग अलग कमरे हैं और ये 2 मंजिला है। और इसमें क्या है आपका सीढ़ियाँ भी है। तो आप यहाँ पे ऐसा करके देखिए, मैं एक डायग्राम भी बना दिया हूँ। आप इस तरह से इनका जो है एक डायग्राम भी दिखा सकते हैं। यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये देखिए ये आपका पूरा का पूरा क्या है, महाविहार है। देखिए इसमें ये प्रवेश द्वार है, ये आंगन है और ये क्या है, कमरा है। तो मैं आपको एक विक्रमशिला महाविहार का मैं लाया हूँ, मतलब कि एक्चुअल पिक्चर देखिए। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये पूरा पूरा ये आपका ना ये महाविहार है, मतलब ये विक्रमशिला महाविहार है, ठीक ना। तो आपको ये देखिए ऐसा कुछ जो है ना ये दिख रहा है। देखिए यहाँ सीढ़ी है, ये देखिए कमरे हैं, ठीक ना। ये आपने मतलब इसको डायग्राम नहीं बनेगा, लेकिन फिर मैं आपको बताने के लिए ऐसा मैं गूगल से इसको डाउनलोड करके आप लोग को बता रहा हूँ। ये हो गया आपका। तो इसमें जितना भी आर्किटेक्ट को लेके जितना भी इसका फीचर्स था, यही सब की
ईंट से बना है, पत्थर से निर्मित है, बौद्ध धर्म से प्रेरित है, इसमें भिक्षुओं के लिए बनाया है, शैक्षणिक दृष्टि के लिए इंपॉर्टेंट था, यही सब आपको लिख देना है। प्रवेश द्वार था, खुला आंगन था, विभिन्न कमरे था, 2 मंजिला था, सीढ़ियाँ था, ये इसका क्या फीचर्स हो गया। भाई किसी भी जैसे हम लोग मोबाइल अगर ख़रीदने जाते हैं तो इसका हम फीचर्स देखते हैं, कितने GB का रैम है, कितना उसका कैमरा है, ये सब देख के लेते हैं। वही तो जो आपको जो महाविहार की जो विशेषता है, जो फीचर्स है, वही आपको लिख देना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो है पाल कला में स्तूप भी बना है। तो आपको पता है कि मॉडर्न आर्ट में जब हम पढ़ा रहे थे मौर्य कला में, आपको स्तूप का काफ़ी अच्छे से उसका हम फिगर बनाए थे। यहाँ भी आपको क्या करना है, स्तूप ऐसे बना के दिखा देना है। उसका जो ये आपको जो यहाँ तोरण द्वार दिखा देना है, मेधी दिखा देना है, अंड दिखा देना है, ऊपर में आपको जो है ना हर्मिका दिखा देना। यहाँ में यहाँ फाइल में बनाया है भी, देखिए ऐसे आपको दिखा सकते हैं। हालांकि मैं पहले इसको बता दिया हूँ, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर ऐसा डायग्राम क्या करेंगे, बना देंगे। और यहाँ देखिए स्तूप का जो यहाँ विकास हो रहा है मौर्य कला में, तो ये पाल कला में, तो सिंपल इन्होंने क्या किया कि जो मौर्य की परंपरा को आगे बढ़ाया, और यहाँ स्तूप में बुद्ध के अवशेष का प्रयोग किया गया, और इसका साक्ष्य अपने को विक्रमशिला महाविहार में क्या होता है, देखने को मिलता था। आप ऐसा डायग्राम भी बना सकते हैं, मैं पहले इसको जिक्र कर चुका हूँ, तो आपको मैं बार बार उसी चीज़ को नहीं बताऊंगा, आप इसको अपने लेवल पे देख लीजिएगा। आगे चलिए, इसका जो मेन जो आर्किटेक्ट में जो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, चैत्य। आपको पता है कि चैत्य जो है, ये भी जो इनका निवास स्थान होता था, मतलब कि बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए। तो ये देखिए चैत्य क्या होता था, एक बेलना, मतलब समझिए बेलनाकार किस्म का होता था एक स्ट्रक्चर, जो कि पत्थर को ही काट के बनाया जाता। देखिए ये ऐसा कुछ चैत्य है, देखना यहाँ पे ये प्रवेश द्वार है, यहाँ पे इसके चैत्य के चारों ओर इस तरह से पिलर या स्तंभ होता था, और इसके अंदर ही एक प्रदक्षिणा पथ भी होता था, ठीक ना। चैत्य में पूजा भी होता था और रहने का भी जगह था। तो ये है ना चैत्य जो है ना बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, और इसका आकृति क्या है, बेलनाकार है। तो ये इसकी विशेषता हो गई। तो आप ऐसे इसको एक दो लाइन विशेषता में दिखा सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गया कि देखिए अभी तक हम बौद्ध धर्म से संबंधित पाल कला में 3 चीज़ देखा। एक ने हमने देखा महाविहार बनाया, दूसरा स्तूप बनाया, और तीसरा आपको चैत्य बनाया। ये 3 चीज़ आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है पाल कला में, ये मेनली आर्किटेक्ट को लेके है। अब दूसरा आपको हिंदू धर्म की जहाँ तक बात है, तो यहाँ पे मंदिर का निर्माण होता है। क्योंकि देखिए पाल वंश के शासक भले ही बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन वो धार्मिक सहिष्णु थे, मतलब वो सभी धर्मों को बराबर वैल्यू देते, इसलिए धार्मिक सहिष्णुता के तहत हिंदू मंदिर भी बनाए गए। यहाँ लिख दिया हूँ कुछ मुख्य मंदिर थे। गया में एक विष्णुपद का मंदिर है, बीपीएससी पीटी में भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ है, तो गया में है। कहलगांव भागलपुर में आपको मंदिर देखने को साक्ष्य मिलता है। और ये मंदिर सब नागर शैली से बने। आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया में जो भी मंदिर बना है, नागर शैली में बना है, साउथ में द्रविड़ शैली में बना है, और जो मिडिल इंडिया है वहाँ आपको बेसर शैली देखने को मिलता है। बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि द्रविड़ शैली कहाँ, किस क्षेत्र की शैली है मंदिर बनने, कौन सा स्टाइल है, साउथ इंडिया का है, नागर नॉर्थ इंडिया का है, और बेसर कहाँ का है, मिडिल इंडिया का। तो ये भी देखिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ पीटी का भी टर्म आप लोग को डिस्कस कर दूँ, क्योंकि पीटी की एग्जाम नज़दीक है। तो आगे देखिए, ये तो आपका हो गया आर्किटेक्ट को लेके। तो आर्किटेक्ट में देखिए मैं क्या क्या बताया, देखिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आर्किटेक्ट या स्थापत्य कला में पहला हमने बौद्ध धर्म में क्या क्या देखा, महाविहार देखा, स्तूप को मैं बता दिया, चैत्य को बता दिया, और हिंदू धर्म में मंदिर को मैं दिखा दिया। इतना आप लिख लेंगे, और मैं हर एक का विशेषता भी आप लोग को बता देंगे, ऐसे ही आप लिखेंगे। अब आइए स्थापत्य के बाद, अब इसमें अगला आ जाता है आपका मूर्ति कला, ठीक ना। तो मूर्ति कला में इसमें देखिए 3 तरह का मूर्ति बना है। एक तो कांसे का यूज करके, ब्रॉन्ज जो है, पत्थर स्टोन का यूज करके, और मिट्टी का टेराकोटा, जिसको टेराकोटा हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। तो 3 तरह का मूर्ति कला भी हमने को देखने को मिला। 3 चीज़ों से जो है मूर्ति बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है यहाँ देखिए कांसे की मूर्ति हम क्या दिखाएंगे। कांसे से बनी मूर्तियों की तुलना चोल काल की मूर्ति कला से की जाती है। आपको पता है कि चोल कला में नटराज की मूर्ति है, जो काफ़ी फेमस, काफ़ी प्रसिद्ध मूर्ति है, तो वो भी कांसे का ही था। इसलिए ना पाल कला में जो भी मूर्ति का डेवलपमेंट हुआ, उसका तुलना हम लोग चोल काल से कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे कि यहाँ पे जो कांसा का जो मूर्ति बना है, उसको क्या किया गया, एक सांचे में ढाल के, चूँकि देखिए पिघला दिया गया, उसको एक सांचे में ढाल कर बनाया गया, ये इसकी विशेषता है। ये पहला विशेषता हो गया। और इसमें अलंकरण युक्त है, मतलब इसमें सजावटी का चीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और जो 2 बड़े चित्रकार का नाम या सॉरी मूर्तिकला का याद रखिएगा, मूर्तिकार का, एक है धीमन और एक है बिथपाल। धीमन और बिटपाल, ठीक है ना। बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछ चुका था कि धीमन और बिटपाल किस वंश के 2 बड़े मूर्तिकार थे, ठीक ना। तो कहाँ के थे, धीमन और बिटपाल, ये 2 बड़ा चित्रकार मतलब मूर्तिकार थे इस काल के, ठीक ना। उसके बाद
जितना भी मूर्तियां बना है वो सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसमें भी महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनी है और बोधिसत्व की मूर्ति बनी। आपको पता है बोधिसत्व जो आपका जो महायान धर्म से जो संबंधित जो कॉन्सेप्ट बौद्ध धर्म में है उन्हीं का मूर्ति बना है। और इसमें महात्मा बुद्ध की अलग अलग मुद्राएं की खड़ी मुद्राएं में ध्यान की मुद्राएं की मूर्ति क्या हुई है, बनी है। तो ये तो हो गया आपका बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ। अब देखिए हिंदू धर्म से भी कुछ मूर्तियाँ बनाई, जैसे इसमें कि आपका एक है विष्णु की मूर्ति बना है, बलराम की मूर्ति बना है, सूर्य भगवान का मूर्ति बना है, गणेश की मूर्ति हमको देखने को मिलता है। और ये सब जो है मूर्ति आपको नालंदा में मिलेगा, कुकड़ीहार गया में मिलेगा, सुल्तानगंज में भी आपको मूर्ति मिलता है और राजगीर में भी जो इनके मूर्ति का साक्ष्य हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका मेनली जो है कि जो पाल कला में अगर मूर्ति कला अगर स्पेशली आपसे अगर पूछ दिया जाए, आप जितना भी ब्रॉन्ज जो मूर्ति है उसको आप इतने सारे डायमेंशन में अच्छे से क्या कीजिएगा, दिखाइएगा। उसके बाद देखिए आपका ब्रॉन्ज के या कांसा के बाद जो है ना आपका स्टोन या पत्थर की मूर्ति देखिए। पत्थर की जो मूर्ति में देखिए सबसे पहला यहाँ मैं लिख दिया पत्थर में कि आपका देखिए सबसे पहला पत्थर की मूर्ति भी इसमें बना है पहली बात। और ये बेसाल्ट पत्थर का यूज करके बना है। किसका प्रयोग हुआ है, बेसाल्टिक पत्थर का यूज करके बना है। और इस मूर्ति में उस चीज़ों को आगे का भाग दिखाने का कोशिश किया, अग्रभाग ही दिखाने पर जोर दिया, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और यहाँ भी आपको अलंकरण युक्त मतलब सजावटी का चीज़ देखने को मिलता है। सौंदर्य नहीं है लेकिन इसमें सजावट बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। और अधिकांश जितना भी पत्थर की मूर्ति भी किसका है, बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। ये आपका पत्थर की मूर्ति की विशेषता हो गया। अगला मिट्टी की मूर्ति बना था। मिट्टी की मूर्ति जो है ना यहाँ पे देखिए क्या है, मिट्टी मूर्तियों में आध्यात्मिक और भौतिक तत्वों का मिश्रण है। मतलब कि यहाँ पे योग या ध्यान करते हुए मूर्तियाँ बनी हैं। और यहाँ खासकर लोगों के रहन सहन को दिखाया गया। जैसे कि आप लोग भी अगर हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं देखते होंगे कि कुछ मिट्टी की मूर्तियाँ बनती है जो कि लोकल लेवल पे ही बनता है। तो यहाँ पे वही ना कि जो मिट्टी की जो मूर्तियाँ हैं ये सब लोगों के रहन सहन खान पीन को दिखाया गया है इसमें। और संस्कार से समझ इसमें आपको मूर्तियाँ देखने को मिलेगा। और एक सबसे अच्छी मूर्ति है तख्ती पर बैठी एक स्त्री की मूर्ति, काफ़ी सुंदर और आकर्षणीय। मिट्टी की बना जरूर है लेकिन काफ़ी सुंदर और क्या है ये आकर्षित मतलब की मुद्रा में ये बैठी हुई थी। तो यहाँ आपको अगर एग्जाम में मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर अलग से पूछ देगा आपसे कि पाल कला में जो है ना मूर्ति कला को दिखाइए, उसकी विशेषता या फीचर्स को बताइए, तो आप देखिए कांसे को अलग से, पत्थर को अलग से और मिट्टी तीनों मूर्ति को अलग अलग से बारी बारी से दिखाइएगा, ठीक ना, ताकि आपका जो मतलब एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी मतलब अच्छा नंबर मिले। और सबका आपको सिर्फ फीचर्स या उसका विशेषता ही लिखना है। और मैं सब पॉइंट वाइज लिख दिया, आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इसका आंसर हमको लिख कर दिखाएंगे जब मैं क्वेश्चन दूंगा ग्रुप में, ठीक ना। चलिए अगला लास्ट डायमेंशन इसका है चित्रकला। कौन सा कला है, पेंटिंग है, ठीक ना। देखिए पेंटिंग में दो तरह का आपको बताया। एक पेंटिंग था जो कि पांडुलिपि जो हाथ से बना हुआ था, ठीक ना। हाँ एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, एक मैं फिगर दिखा देता हूँ आपको। जो जितना भी मूर्ति कला हम लोग पढ़े, देखिए यहाँ पे मैं बना के लाया था, मतलब कि गूगल से डाउनलोड करके देखिए। ये देखिए आपको महात्मा बुद्ध की मूर्ति आपको दिख रहा होगा, ये देखिए बुद्ध की मूर्ति है, ठीक ना। फिर देखिए ये आपको यहाँ पे ये देखिए मूर्ति देखिए ये, ठीक है ना, ये मूर्ति ही है। ये आपको दो में मूर्ति जो है बना के मतलब गूगल से मैं डाउनलोड करके आप लोगों को बता रहा हूँ। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसमें चित्रकला में। देखिए चित्रकला में जो है पेंटिंग में पहला तो इसमें आपका है कौन सा, इसमें आपका है पांडुलिपि जो हाथ से बना हुआ है, ठीक ना। तो हाथ से जो बना हुआ है इसमें मेनली ये ताम्र पत्र पे बना हुआ है, मतलब तांबे के पन्नी पे बना है, मतलब उसका उसके कॉपर का जो है ना उस पर बना हुआ है, ठीक ना। इसमें ना लाल काला पीला सफ़ेद रंगों का प्रयोग हुआ, ये भी लिखेंगे विशेषता इसका। और मैक्सिमम चित्र लघु चित्र है, बड़ा सा नहीं है, मतलब छोटे छोटे चित्र बने हैं। जैसे कि बहुत बड़ा, जैसे मुगल काल में बहुत बड़े बड़े फिगर बनते, ऐसा नहीं है। यहाँ लघु चित्र है। और लघु चित्र का नाम तीन याद रखिएगा, एक अष्ट सहस्त्रिका नाम है, एक प्रज्ञा पारमिता है और एक पंचरक्ष है। ये तीन जो है आपका जो है ना ये लघु चित्र का नाम है। और ये तीनों लघु चित्र जो है ना आपको कैम्ब्रिज पुस्तकालय लाइब्रेरी लंदन में जो है ब्रिटेन में एशियाटिक सोसाइटी में जो है रखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो चित्रकला में पांडुलिपि में देखिए फिर मैं बोल रहा हूँ तांबे के पत्ते बना हुआ है, लाल पीला सफ़ेद रंगों का प्रयोग हुआ है। और लघु चित्र, लघु चित्र का तीन नाम है, अष्ट सहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता और पंचरक्ष। ये आपने कॉपी में लिख लीजिएगा, मेरे बात सुन को अगर नहीं दिखाई पड़ रहा था आपको। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में रखा हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला जो इसमें जो चित्रकला में है आपका है भित्ति चित्र।
कौन सा है, भित्ति, या जिसको हम वॉल पेंटिंग दीवार पर भी बनाते हैं, भित्ति चित्र या दीवार पर भी चित्र बनाए गए हैं पहली बार। इसमें मानव की, पशु की, पक्षी की, फूल फल आदि का ज्यामितीय आकृति में बना हुआ है। पहली बात, हम जो दीवार पर जब बनाते ज्योमेट्रिकल शेप में फिगर बना हुआ, सबसे बड़ी विशेषता ये है। बोधिसत्व की भी हमको मतलब पेंटिंग यहाँ दिखाई पड़ता है। और नालंदा जिला में एक जगह का नाम है सराय टीला में जो है ना एक ग्रेनाइट पत्थर पर जो है ना पेंटिंग किया गया है। और जो ग्रेनाइट पत्थर पर जो पेंटिंग किया गया है नालंदा जिला में, इसका हम लोग तुलना करते हैं अजंता और एलोरा और बाघ की गुफा। सबको पता है कि जो महाराष्ट्र में जो अजंता एलोरा गुफा है, वहाँ पे आपको महात्मा बुद्ध की कई सारी मूर्तियाँ आपको चित्रकारी देखने को मिलता है। इसलिए जो है ना कई सारे विद्वान तुलना करते हैं अजंता और एलोरा के गुफा से कि कहीं ना कहीं ये चित्र जो है वहीं से आपको प्रेरित दिखाई पड़ता है। ये भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है ना आपका एक और देखिए यहाँ पे मैं आपका पेंटिंग भी लाया। देखिए ये आपको पेंटिंग दिखाइए, ये पेंटिंग देखिए वाइट कलर का, येलो, पीला सब कलर का, ब्लैक कलर का यूज किया गया, हाथ से बना हुआ, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार आप लोग को बता देना चाहता हूँ, रिवाइज कर देना चाहता हूँ। देखिए, पाल कला में 3 हमको डायमेंशन पढ़ना था। एक तो आर्किटेक्ट, मूर्तिकला, चित्रकला। इसमें हर एक एंगल को मैंने जो उसके फीचर्स था, क्या विशेषता था, सब मैंने बारी बारी देखिए देख लिया। यही आपको एग्जाम में क्या करना है, लिखना है। सबको मैं बता दिया आपका। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि इसका आलोचना कीजिए, ठीक ना, या इसका मूल्यांकन कीजिए। देखिए, आलोचना का इसमें 5-6 पॉइंट आप इसको एग्जाम में दिखा सकते हैं। देखिए, पहली बात क्या है कि जो पाल कला का जितना भी, चाहे मूर्ति कला हो, आर्किटेक्ट हो, सब में नयापन का अभाव है। मतलब कि वही पुनरावृत्ति हो गया। मौर्य काल का जो कला था उसी को इन्होंने रिपीट कर दिया है, या जो गुप्त काल में जो चीज़ बना उन्हीं को रिपीट कर दिया, कुछ नया इन्होंने नहीं किया। धीमन बिटपाल बड़े 2 मूर्तिकार थे, लेकिन उन्होंने कुछ नया नहीं किया। पुराने चीज़ को देख के क्या कर दिया, इनको आगे बना दिया। और जो है ना, जो भी मूर्तियाँ भी बना है तो कहीं ना कहीं मथुरा या गंधार मतलब शैली से ही जो है ना आपको संबंधित दिखाई पड़ेगा। कोई नया इन्होंने नहीं किया, पहला बात यह है। दूसरा, चित्रकला में भी पुनरावृत्ति है। वही आपको देखिएगा अजंता एलोरा कैसे चित्रों को दिखा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, अलंकरण ज़्यादा है, सजावटी दिखता है, और कृत्रिमता मतलब आर्टिफिशियल मूर्ति दिखाई पड़ता है। मतलब उसमें ना मतलब कि वास्तविक या जो है ना प्राकृतिक चीज़ दिखाई नहीं पड़ता है, मतलब सजावटी हो गया है। और इसमें सिर्फ मूर्ति में आगे को भाग को दिखाया गया। आपको मैं बताया ना, कांसे की मूर्ति में आगे के भाग को दिखाया गया, पीछे के भाग को नहीं दिखाया। ये भी इसकी कमियाँ हैं। और मतलब कला पर कुछ ही कलाकारों का आधिपत्य था, जैसे कि धीमन का था, बिटपाल का था। उसके बाद और हम किसी कलाकार का नाम सुनते ही नहीं हैं। तो ये जो इसका जो है आप इसे करके आलोचना के पॉइंट इसको आप लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है ना आलोचना हो गया। लेकिन अंतिम में अगर आप निष्कर्ष इसका लिखेंगे, निष्कर्ष में देखिए यही बात लिखेंगे कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पाल कला के विभिन्न रूप पूर्ववर्ती कला से प्रेरित तो लगता है, परंतु तत्कालीन जनजीवन का काफ़ी हद तक चित्रण भी इसमें हमको मिलता है देखने को। पाल शासकों ने पूर्व मध्यकालीन भारत में हो रहे त्रिपक्षीय संघर्ष के बावजूद कला के विविध रूपों को विकास कर बिहार की कला परंपरा को समृद्ध बनाया। आवश्यकता यह है कि इस कला विरासत को संरक्षित किया जाए या बचाया जाए, या उसका विकसित या विकास किया जाए। तो देखिए, निष्कर्ष में और भी आप कुछ बात लिख सकते हैं। इसमें मैं कोशिश किया हूँ कि एक छोटा सा 3-4 लाइन का निष्कर्ष दिखाया, जिसमें कि इसमें हम दिखाने की कोशिश किए हैं कि भले ही कुछ पूर्ववर्ती चीज़ों को इसमें हमको विशेषता देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो आपका जो पाल कला है, ये कहीं ना कहीं जो उस समय का तत्कालिक जो जनजीवन था उसी से आपका ये संबंधित दिखाई पड़ता है, ठीक ना। तो ये आप ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद, और उसमें आपको पता है कि त्रिपक्षीय युद्ध चल रहा था राष्ट्रकूट में, पाल वंश में, और जो है ना प्रतिहार में, जो तीनों जो त्रिपक्षीय युद्ध के बीच में भी पाल शासकों ने इस तरह के महाविहार बनाया, मूर्ति बनाया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात थी। तो आप इसको ऐसे करके क्या कर सकते, दिखा सकते। तो अंतिम में निष्कर्ष में लिखिए, जिस तरह से बिहार सरकार अभी मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा दे रही है, उसी तरह हमको जो है ना बिहार में जो पाल कलाकार महाविहार, विक्रमशिला महाविहार है, या आपका जो और भी जो जितना भी मूर्ति है उसको संरक्षित करके मतलब कि पर्यटन के विकास में जो है ना काफ़ी ये भूमिका अदा कर सकता है। तो ये हो गया आपका ना पूरा पर जितना भी बीपीएससी अभी तक जिस एंगल से क्वेश्चन पूछा है मेंस में, उस सारे एंगल को मैंने पाल कला में दिखा दिया। अब आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए, वीडियो देख लीजिए, और हम जो क्वेश्चन ग्रुप में डालेंगे उसको लिख के हमको दिखाइए। तो आपका ये पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब इसमें एक नेक्स्ट बच गया अपने को पटना कलम, उसको भी हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कवर कर देंगे। तब तक मेरा वीडियो देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।